Krishna. So in this particular video we'll start with rotational motion. तो center of mass खत्म हो गया है. We are going to start कौन सा topic? Rotational motion. It's a very important topic. Rotational motion. और this is one of the easiest of all the chapters. जितने चैप्टर पढ़े हैं आप उसमें सबसे इजी आपको रोटेशन लगेगा अभी, क्योंकि पहले के चैप्टर अगर आपने ढंग से सॉल्व किए हैं तो रोटेशन में ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए. टू बी ऑनेस्ट सब कुछ आपको ऐसा लगेगा जब पूरा रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, जो भी अभी तक पढ़ा है उसी का, कुछ ज्यादा नया नहीं आने वाला. तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट. रोटेशन मोशन वेरी इजी चैप्टर. सबसे पहले तीन तरह का मोशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. पहला हम पढ़े थे ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन एक पढ़े हैं सर्कुलर मोशन, और ये है रोटेशनल. तो सर्कुलर और रोटेशन में डिफरेंस क्या है आप लोग खुद भी सोच सकते हैं और देख भी सकते हैं. देखो ट्रांसलेशन मतलब कार एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है. अगर एक कार एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है वो कैसा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन है. सिंपल. सर्कुलर क्या है? सर्कुलर है, मान लो यहाँ पे अपना सन है, दिस इज सन एंड द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. तो ये जो अर्थ सन के अबाउट ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन अबाउट द सन. द सन इज द सेंटर and the earth is performing circular motion around the sun. What is rotational motion? Earth rotating about its own axis is the example of rotational motion. So this example clarifies what is the difference between circular and rotational. Circular motion में एक सेंटर का होना जरूरी है. सर्कुलर मोशन आप किसी पॉइंट के अबाउट करते हो, पर रोटेशनल मोशन किसी एक्सिस के अबाउट करते हो. रोटेशनल मोशन किसी एक एक्सिस के अबाउट करते हैं और सर्कुलर मोशन इज अबाउट अ सेंटर. दिस इज द डिफरेंस, वन ऑफ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेशनल. खैर ये एक छोटा सा बस थ्योरी था ताकि क्लैरिफाई होने के लिए कि रोटेशन और सर्कुलर में ये डिफरेंस है. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्ट्रेट अवे डिस्कस द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल मोशन. बिल्कुल जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं ना, जैसे मास, मोमेंटम, इम्पल्स, काइनेटिक एनर्जी, उसी तरह से रोटेशनल में हो जाता है. मास के बदले देयर इज समथिंग कॉल्ड मैं बताता हूं क्या. लाइकवाइज देयर इज momentum. So in rotational we'll study angular momentum. Like that there is impulse. Then there is in rotational there is angular impulse. There is kinetic energy in translational. There is rotational kinetic energy in rotational motion. So बिल्कुल फोटोकॉपी है उसका, इसलिए आपको कुछ नया नहीं दिखेगा, बस कुछ कुछ एडिशंस दिखेंगे. वेरी इजी चैप्टर रोटेशनल मोशन. ध्यान से देख. सबसे पहला चीज, कोई भी अगर एक बॉडी मूव करता है, कोई भी अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, मास अगर इसका m है, इसकी वेलोसिटी v से अगर मूव कर रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? हम बोल सकते हैं हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv स्क्वायर. सो ये अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ध्यान सुनना, अगर मेरे को इसको रेस्ट पे लाना है, अगर मेरे को इसको रेस्ट पे लाना है, हाँ, तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा. कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा टू ब्रिंग दिस बॉडी एट रेस्ट? So work done by the external force should be equal to the change in kinetic energy. So this is what the work I am supposed to do to bring this body at rest. तो अगर मैं इसका मास इंक्रीज कर दूं कैपिटल M तक, suppose I increase the mass now what will be the work done to stop this? It will be half capital M v square. So work done has increased, no? ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू स्टॉप दैट. इन अ सिमिलर वे अगर रेस्ट पे होता और v वेलोसिटी अचीव करना था तो इतना वर्क डन करना पड़ता फिर से मेरे को हाफ कैपिटल m v स्क्वायर. छोटू m रहता तो हाफ छोटू m स्क्वायर करना पड़ता, मतलब वर्क डन छोटा होता. इसका मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका इनर्शिया इज डिसाइडेड बाय इट्स मास. दैट विल डिसाइड कि उसको रोकने में मेरा कितना फोर्स लगेगा या उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से एक्सेलरेट कराने में कितना फोर्स लगेगा. तो ये जो फोर्स है जो एक बॉडी को एक पर्टिकुलर स्पीड दे रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी का मास कितना है, बॉडी का इनर्शिया कितना है, बॉडी को चलाने में मेरे को कितना फोर्स चाहिए. किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी का मास कितना है, बॉडी को एक स्पेसिफिक वी से चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी. इन अ सिमिलर वे इन रोटेशनल मोशन we have something called the concept of inertia, which decides how much effort it takes to rotate a body about an axis. ट्रांसलेशनल में क्या था? हाउ मच एफर्ट इट इज नीडेड टू मूव अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन. रोटेशनल में बिल्कुल कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि हाउ मच एफर्ट इट इज नीडेड टू रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस. सो इसका जो एक अंदाजा है वो कौन सा
रोटेशनल का पैरामीटर देता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. दिस इज नथिंग न्यू. सी, ट्रांसलेशनल में इनर्शिया होता है वो चीज जो हमको बताता है हाउ मच एफर्ट आई नीड टू अप्लाई. किसी चीज का मास ज्यादा है मतलब इनर्शिया ज्यादा है, तो मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्टार्ट कराने के लिए. उसी तरह से रोटेशनल में क्या है वो चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच करेस्पॉन्ड्स टू मास. बेसिकली इट करेस्पॉन्ड्स टू मास. पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फंक्शन क्या है? How much effort it is required to rotate a body about an axis. That is basically called moment of inertia. ठीक है. So moment of inertia, जैसे हम किसी भी चीज का मास निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? उसको वेइंग मशीन में मेजर करके हम डायरेक्टली उसका मास बता देते हैं. क्लियर? किसी भी चीज का हम उसको वेइंग मशीन पर चढ़ा के उसका मास बता देते हैं. उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का भी एक तरीका है. हाउ टू कैलकुलेट? बहुत सिंपल है, ध्यान से देख. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ टू कैलकुलेट. So this is the first part of this particular chapter, calculating moment of inertia. So how do we calculate moment of inertia of what? Moment of inertia of what? Of a body or a system of particles. और system of bodies भी बोल सकते हैं या system of particles भी बोल सकते हैं. जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे, एक बॉडी के लिए भी सेंटर ऑफ मास होता है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी होता है. एग्जैक्टली इन द सेम फॉर्मेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी के लिए डिफाइन होगा या किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं. उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिग्मा mi r/i². दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट करते हैं हम? आई से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट करते हैं हम? आई से. और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? फॉर्मेट देखो, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मास, दैट इज केजी, और r². r इज बेसिकली डिस्टेंस. मैं बताता हूं कहां से कहां, पर r² इज डिस्टेंस, तो केजी मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर. अब ये फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें, अगर फॉर्मूला ध्यान से देखें तो अपना mi क्या है? मास ऑफ ith पार्टिकल, मास ऑफ ith पार्टिकल. और ri क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस. क्योंकि रोटेट हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट कराएंगे. पूरे रोटेशनल में दिस थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द एक्सिस एंड ऑलवेज बी कॉन्शियस कि उस एक्सिस के अबाउट मेरे को सब कुछ करना है. सो आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस. से फॉर एग्जांपल ये एक एक्सिस मैं लेता हूं, आपको एग्जांपल में दिखाता हूं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ से 2 kg. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 2 kg बताना है आपको, और ये डिस्टेंस मैं आपको कह रहा हूं दिस इज 1 मीटर. ठीक है. सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस 2 kg? इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करना है. कैसे करना है हमको उसका टेंशन नहीं लेना है. मैं बस कह रहा हूं आपको, ये 2 kg का मास है, 1 मीटर डिस्टेंस है, एंड आई हैव टू रोटेट इट अबाउट एट दिस एक्सिस. आई हैव टू रोटेट दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m r². m कितना है? 2 kg, और r² बोले तो 1², दैट इज 2 kg मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. अब उसी तरह से आप 2-3 का निकालिए, मैं देता हूं आपको डेटा. से दिस इज 2 kg एंड यहाँ पे 3 kg. दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर. फटाक से बता दो कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. थोड़ा सा अपने को प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए. 2 kg और 3 kg, दिस इज 1 मीटर. ये वाला डिस्टेंस हम मान लेते हैं L. तो यहां पे क्वेश्चन बोला फाइंड x फ्रॉम M such that moment of inertia of system is minimum about that axis passing through x. About axis passing through x. ठीक है. ये 3 क्वेश्चन दिया मैंने आपको, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. देख, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? सिग्मा mr² होता है. तो सिग्मा mr² मतलब m इंटू ये r², ये 1 मीटर दिया हुआ है, तो 2 इंटू 1² प्लस इसका mr², दिस मच.
So it is 2 plus 12 that is 14 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका देख लो फटाक से। अगर आप ध्यान से देखो सिग्मा एम आर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ये तो क्लियर है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। तो बेसिकली आप इसको -2 लेने का कोई जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर है ना, पॉजिटिव आ जाएगा। इसी 3 को ध्यान से देखो उधर घुमा दिया है, इसी 3 को उधर घुमा दिया है, तो देयरफॉर इसका भी आंसर क्या आएगा, जो पहले आया था 14 kg मीटर स्क्वायर, उसका भी आंसर वही आएगा। इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझो, ये दो एग्जांपल से हम क्या समझ रहे हैं, व्हाट इज द लेसन, व्हाट इज द लेसन, द लेसन दैट वी केयरफुली ट्राई टू लर्न इज आई बेसिकली क्या है, सिग्मा एम आर स्क्वायर, यही है ना। इसका मतलब ये जो आई है किस पे डिपेंड कर रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। सिग्मा डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास भी डिपेंड करता है, यहाँ पे भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर जो मासेस हैं वो एक्सिस से ज्यादा दूर हैं, इसका मतलब आर ज्यादा होगा। मासेस अगर एक्सिस से ज्यादा दूर हैं, मतलब आर ज्यादा होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्लियर है आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बस ये समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको कहता हूं कि आप मान लो एक स्फेयर है, मान लो क्या है, एक स्फेयर है, ठीक है, और ये ऐसे करके एक एक्सिस निकला है इन द एक्स वाई प्लेन। ये स्फेयर है, मान लो ये एक्स, ये वाई, और ये अपना जेड, ठीक है, जेड एक्सिस। अब अगर मैं कहता हूं आई अबाउट जेड बताना है, कौन से केस में ज्यादा होगा, दो केसेस मैं देता हूं आपको। पहले केस में मैं कहता हूं ये एक स्फेयर है, ध्यान रखना, इट्स अ सॉलिड स्फेयर, इट्स अ सॉलिड स्फेयर। मैं आपको कहता हूं इसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ आर, एज रो नॉट आर स्क्वायर। सेकेंड केस में कहता हूं आपको रो ऑफ आर वेरी कर रहा है एज रो नॉट बाई आर, रो नॉट बाई आर करके वेरी कर, या रो नॉट बाई आर स्क्वायर वेरी कर रहा है, या रो नॉट आर ले लो, इधर भी रो नॉट आर ले लो, ठीक है, ऐसे करके वेरी कर रहा है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो कौन से केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, इसका रेडियस आर है, कौन से केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, देख के बताओ, देख के बता दो किसमें ज्यादा होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रो है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये ज्यादा होगा। रो इज अ फंक्शन ऑफ आर, आर मतलब सेंटर से दूरी, इसका मतलब जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा नेचुरली ये मास पर यूनिट वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो यहां का जो एक एलिमेंट है उसका मास यहाँ पे जो एलिमेंट है उससे ज्यादा है, तो मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे मास ज्यादा होते जा रहा है, मास क्या हो रहा है, ज्यादा। अच्छा, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m दे दिया, सपोज आपको टोटल मास मैं कह दे रहा हूँ सॉलिड स्फीयर का m ही है, टोटल मास दे दिया आपको कैपिटल M, और रेडियस दे दिया है r, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब कह रहा है कि आपको रो वेरी कर रहा है ऐसे करके, मतलब मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म नहीं है, पर रो नॉट आर, मतलब अगर आप सेंटर से दूर जाएंगे तो मास ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि रो नॉट आर है। उसी तरह से इस केस में क्या है, अगर आप आर बढ़ाएंगे तो रो घटेगा, इसका मतलब सेंटर से जैसे दूर जा रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम घट रहा है, तो दूर जो सेंटर से दूर वाला पोर्शन है उसका मास बेसिकली कम है इन कंपैरिजन टू दैट पोर्शन विच इज नियरर टू द सेंटर। इसका मतलब अगर हम इस तरह से सोचें सिग्मा एम आर स्क्वायर से, तो किसका z ज्यादा रहना चाहिए, a का ज्यादा रहना चाहिए इन कंपैरिजन टू b, क्योंकि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर से दूर वाले पे ज्यादा मास रखा हुआ है, देयरफॉर इसके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसका वो। तो ये एग्जांपल कराने का वो एक लेसन है कि सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप 2 kg को 3 kg को सेम डिस्टेंस पे रख दो, ओरिएंटेशन चेंज कर दो तो डिपेंड नहीं करता वो। आप ओरिएंटेशन चेंज कर दो पर डिस्टेंस फिक्स रखो तो सेंटर, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज नॉट चेंज्ड। एसेंशियल इस चीज को आप दिमाग में थोड़ा थोड़ा सेट करते रहो, फॉर्मूला तो समझना ही है पर साथ में फिजिकल सिग्निफिकेंस भी उसका आपको समझ में आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। नेक्स्ट एग्जांपल पे, तो इसका भी आंसर 14 ही हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, फाइंड x फ्रॉम m सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम अबाउट दैट एक्सिस। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, या तो मेंस में या तो नीट में कहीं पूछा गया है, ये कोई तो एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं यहाँ। मैक्सिमम मिनिमा का ही क्वेश्चन हो गया बेसिकली। देख मान लो ये m और ये वाला 2m, बीच में लेंथ दे दिया ना, बीच में लेंथ दे दिया आपको l। तो मैं कहता हूं यहां से ये डिस्टेंस है सपोज फॉर एग्जांपल x, अगर ये डिस्टेंस x मैंने चूज किया क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mx स्क्वायर
plus 2m L minus x का whole square. Now I have to choose this x in such a way that this is minimum. So if this is minimum, for this I to be minimum, di by dx should be 0. मिनिमा ऐसे करते थे ना, मैक्स या मिनिमा, ये मिनिमम रहना है, मतलब डी आई बाई डी एक्स शुड बी 0. ये करने से जो x मिलेगा उस x पे ये i क्या आएगा, मिनिमम या मैक्सिमम दोनों आ सकता है. क्वेश्चन में दे दिया है मिनिमम, तो डबल डिफरेंशिएट करके चेक करने का जरूरत नहीं है आपको, वो मिनिमम ही देगा, ऑटो अंडरस्टूड है. ये मैंने कहा था फिजिक्स और मैथ्स में डिफरेंस है ये, कि फिजिक्स में हम कभी कभी चीजों को फिजिकली समझ सकते हैं कि मिनिमम आएगा या मैक्सिमम आएगा. यहां समझना भी मुश्किल है कि मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, तो टेंशन नहीं लेना कि क्वेश्चन में दे दिया है मिनिमम, तो आपको परेशान नहीं होना है, एक ही बार डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर लो. ठीक, क्या करेंगे देख, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, 2mx प्लस 2m 2l माइनस एक्स माइनस 1, राइट. 2m और 2m तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया ऐसा. यहां ध्यान से देख, उसको इधर लेके आ जाओ और mm भी कट गया. सही आ रहा है क्या? यहाँ पे 2m लिया ना मैंने, कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुको. प्लस 2m 2 इंटू एल माइनस एक्स, तो 2 इंटू एल माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो 2l इक्वल्स टू 3x, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2l बाई 3. ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया अपना, 2l बाई 3. तो इस ये जो x आया, अगर इसके अबाउट मैं एक्सिस को पास करवाऊं, अगर मैं एक्सिस को यहां से पास करवाऊं, तो बेसिकली जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट विल कम आउट टू बी मिनिमम. मिनिमम कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, कि व्हाट इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो x को 12 बाई 3 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो आंसर आ जाएगा m इंटू 12 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू ये डिस्टेंस है l बाई 3, तो l बाई 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9, ऊपर में है 4ml स्क्वायर और इधर है 2, 4 प्लस 2 इज 6 ml square by 9, that is 2 ml square by 3. This is the minimum moment of inertia. इससे ज्यादा ही होगा हमेशा. ये करने का कोई आसान तरीका था क्या, कि अगर मेरे को दो बॉडी दिया है, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर रैंडम डेटा दे देता, कोई भी अगर मास m1 दिया हुआ हो, ध्यान से देखना, कोई भी अगर मास m2 दिया हुआ हो, तो वो कौन सा डिस्टेंस होगा जहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आएगा. अगर आप ध्यान से देखो, ये डेटा 2l बाई 3 इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है. ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं पूछूं सेंटर ऑफ मास कितना है, तुम क्या बोलेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई द टोटल मास. ये क्या आ रहा है देखो, 2l बाई 3. हाँ, तो बेसिकली ये जेनरिक भी है. जेनरिक कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप प्रूफ कर लो. यहाँ पे m1 और m2 ले लो और मैं बोलूं फाइंड दैट x फ्रॉम विच द फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट इफ आई पास एन एक्सिस थ्रू इट, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी मिनिमम. सो इफ यू सॉल्व, आपका x का वैल्यू आएगा m2x बाई m1 प्लस m2. व्हाट इज दिस बेसिकली, दिस इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आता है. ठीक है, तो अपना ये बेसिकली क्वेश्चन हो गया फॉर डिस्क्रीट अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स. बेसिक दिस वर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. नाउ इसी पे मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप फटाक से ट्राई कर सकते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर, इसी में मैं कुछ होमवर्क देते रहा हूं. टोटल 3 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, फटाफट कर लेना आप. दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए और हर जगह पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट. हर जगह पार्टिकल ऑफ मास m इज केप्ट. इसके सेंटर से एक्सिस है ऐसे करके, समझ रहे ना आप. दिस इज x एक्सिस, से फॉर एग्जांपल दिस इज y एक्सिस, और अपना ये z एक्सिस है. तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस कितना होगा. सेकंड क्वेश्चन, दिस इज अ रेक्टेंगल, this is the length a and this is b. On the 4 corners masses m are kept. You have to tell I about x.
ठीक है, चारों कॉर्नर पे रख दिए, दिस इज अ रेक्टेंगल। थर्ड क्वेश्चन, मास m इज केप्ट ऑन एवरी कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे एक मास m रख दिए हैं। ऑन एवरी कॉर्नर अ मास इज केप्ट, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एंड ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपना z एक्सिस। ऑन एवरी कॉर्नर अ मास इज केप्ट एंड यू आर सपोज टू टेल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p। p ऐसे करके ये एज है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। हमेशा ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछेंगे, हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज टू बी डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, बिकॉज वी आर स्टडीइंग रोटेशनल मोशन व्हिच मस्ट बी डन अबाउट एन एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई मीन व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, कि हाउ मच amount of effort I need to put about in doing what, in rotating a body, but I must know the axis about which I am supposed to rotate the body. Therefore moment of inertia is a function of axis, remember this। अगर आप एक्सिस चेंज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिस्टम ऑफ पार्टी यहां था ना, ये m और ये वाला 2m, अगर आप सिस्टम चेंज करोगे, अगर आप एक्सिस को चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग एक्सिस के अबाउट मेरे को अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा टू रोटेट द सिस्टम। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ फंक्शन ऑफ द एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि ये जो सिस्टम हमने निकाला था शायद इसका 2l²3, ये निकाला था हमने 2l²3, इसका ये मतलब नहीं कि 2l²3 जो है दिस इज फिक्स्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज फिक्स्ड फॉर दिस एक्सिस। जब ये दूरी मेरा 2l/3 था ना, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था 2ml²3, तब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एक्सिस चेंज कर दूं, मैं बोलूं यहां से l/3, यहां से 2l/3 नहीं, यहां से सपोज l/2 हाफ, सपोज यहां पे मैंने ले लिया एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ दीज टू, मतलब ये l/2 ये l/2, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आ जाएगा, आना चाहिए, देखो ml²/4 और क्या आ जाएगा mr² प्लस mr², ये कितना आ गया, एलसीएम आ गया 4, 3ml²/4, 3ml²/4 आ जाएगा। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2l/3 कुछ और था, यहां से l/2 पे कुछ और है। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट दीस थिंग्स आर नॉट कांस्टेंट्स, दीस थिंग विल डिपेंड ऑन व्हाट, द एक्सिस चोजन। सो ये क्लैरिटी रखना अपना दिमाग में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस चोजन। इसलिए एक बार ये एक्सिस लिए और पूछ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो डरना नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिफाइन ही होता है अबाउट एन एक्सिस। तो आपको क्या करना है, हर एक पार्टिकल का सिग्मा m r² लिख लेना है अबाउट दिस एक्सिस। फर्स्ट थिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट p, एंड मेरे को वो बता दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पता है क्या होता है, बॉडी डायगोनल ये होता है कोई दो ये मतलब ये वाला और इसका ऑपोजिट डायमीटर जो ऑपोजिट है, ये दो वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाले लाइन को कहते हैं बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल क्या होता है, एक ही जो फेस है उसको कनेक्ट करने वाला डायगोनल कहते हैं फेस डायगोनल, और जो कहते हैं बॉडी डायगोनल। तो ये होमवर्क है आपके लिए, दिस यू कैन डू ऑन योर ओन वंस, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। So basically we have completed what, moment of inertia for discrete objects. We have completed moment of inertia for discrete objects. Now let us talk about, this is second part, moment of inertia for extended objects. Moment of inertia for extended objects, just like center of mass पढ़ रहे थे हम, पहले क्या पढ़े थे, discrete system के लिए center of mass कितना होता है, उसके बाद पढ़े थे extended bodies के लिए center of mass कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो सेंटर ऑफ मास का, कैसे लिखते थे, फॉर्मूला याद है, सिग्मा mi(xi) बाई सिग्मा mi। ये ट्रांसफॉर्म किस में होता था, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए। ये ट्रांसफॉर्म कैसे होता था, ये तो डिस्क्रीट बॉडी के लिए है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए सिग्मा mi बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू xi क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे x, ये x क्या है, dm का सेंटर ऑफ मास। तो हो गया पूरा खत्म ये वाला पोर्शन, और नीचे में इंटीग्रल ऑफ dm। चलो क्लियर है कैसे लिखते थे, बस उसी तरह से यहाँ पे क्या है, यह है सपोज x सेंटर ऑफ मास, यहाँ में कहा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिग्मा mi r(i²),
अगर मेरे को कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए लिखना है तो एम आई किस में चेंज मतलब सिग्मा चेंज हो गया इंटीग्रल में, एम आई क्या हो गया, छोटू सा एक एलिमेंट ले लो, और आर आई स्क्वायर मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस ऑफ डीएम फ्रॉम द एक्सिस अबाउट विच वी आर सपोज टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्मॉल डीएम फ्रॉम द axis about which we are supposed to find the moment of inertia of some particular extended object। सारा चीज क्लियर है ना, डीएम वो छोटा सा एलिमेंट है, आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट स्मॉल डीएम फ्रॉम द एक्सिस। ये पूरा अगर ढंग से क्लियर है तो मैं कुछ कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं, एक फिर मैं आपको देता हूं करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला चीज रॉड, रॉड का देखो, यूनिफॉर्म रॉड, रॉड ऑफ यूनिफॉर्म लैम्डा, ध्यान से देख, मान ले दिस इज अ रॉड, mass of the rod is m and length is l, and I tell you that about this axis what is the moment of inertia। फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है ना, आप एक बार ट्राई करो, बिल्कुल जैसे सेंटर ऑफ मास के प्रूफ वाले वीडियो में बताया था, एग्जैक्टली अगर आपने ढंग से देखा है, समझ में आया, 100% काफी आराम से कर सकते हैं। ये वीडियो कुछ नहीं है आपके लिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इजिएस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स रोटेशन में, कुछ नहीं है। अगर आपको पहला सब कुछ क्लियर है ढंग से, अगर आप करते हैं बहुत आसान है, नहीं भी किए तो भी बहुत आसान है, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ट्राई कर लो, ट्राई करो फिर समझाते हैं। लेंथ आपको दे दिया है, मास एम और लेंथ एल, और इस एक्सिस के अबाउट बताना है, ठीक है। चलो देखो, इसके अबाउट कर लेते हैं, फिर इसके अबाउट भी डिस्कशन कर दूंगा। ये सेंटर वाला एक्सिस है, इधर l/2, फिर से वही रॉड मास m लेंथ l, और ये सेंटर वाला पॉइंट है, उसके अबाउट देख लेते हैं। और एक किसके अबाउट देख ले, हाँ ऐसे करके कर लेते हैं, ये एंगल थीटा, फिर से ये मास m और लेंथ l। एक और केस ले लेते हैं, सपोज इस केस में दिस इज 10 मीटर एंड सपोज दिस इज 10 मीटर एंड लैम्डा इज 2x kg पर मीटर, ठीक है। चारों केस का फटाक से देखते हैं, देखो मास m और लेंथ l, ठीक है, आप ट्राई कर लो फिर देखना। तो मेरे को क्या करना है, dm लेना है। dm कैसे लेंगे, x पे जा करके एक छोटा सा dx, तो क्या लिखेंगे, dm मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसका छोटा सा लेंथ dx। तो मेरे को मास मिल गया किसका, इसका मास, उसका इतना छोटा सा हो जाएगा dm, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये dm हो गया। और r स्क्वायर मतलब ये जो छोटू मास है उसका एक्सिस से दूरी का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, बस इसका इंटीग्रल कर देना है। कहां से कहां तक करेंगे, ये x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये x जो मैंने लिया कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के l तक, 0 से लेकर के l तक। ये क्या आ गया, अगर आप सॉल्व करो ढंग से आ जाएगा ml²/3, ml²/3। उसी तरह से यहां देखो लिमिट सब कुछ लिख दिया, इंटीग्रल तो आप निकाल लोगे ना, ठीक। फिर से रॉड ऑफ मास m लेंथ l, अब ध्यान से देखो, फिर से मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, बोले तो क्या निकालना है, बेसिकली dm r स्क्वायर। फिर से वही करेंगे, x पे जा करके छोटा सा dx ले लिए, उसका मास dm क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ r स्क्वायर, मतलब इसका एक्सिस से दूरी, दैट इज x स्क्वायर। अब x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ध्यान से देख, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, पीछे जाए, पीछे लेना पड़ेगा मेरे को पहले, तो कितना पीछे जाना पड़ेगा, l/2, तो पीछे वाला लिमिट लिखेंगे -l/2 से लेकर के +l/2, बस यही लिमिट है। आप इसको अगर पुट करेंगे तो आएगा ml²/12। ये दो आपको याद रहना चाहिए अच्छे से, रॉड का अबाउट एन एंड इज ml²/3, रॉड का अबाउट इट्स सेंटर इज ml²/12, अच्छे से एकदम रटाया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। चलो इसका देख लो, इसका मैं बस फॉर्मेट लिख रहा हूं आपके लिए, डी क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर। dm क्या लिखेंगे, dm तो वही लिखेंगे जो लिखते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इनटू x, ऐसे करके लेते हैं। चलो यहां तक x लिए और फिर ये dx ले लिए, यहां तक x लिए और फिर ये dx ले लिए, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx, ये हो गया dm। और r स्क्वायर क्या लिखेंगे, r स्क्वायर क्या लिखेंगे, r स्क्वायर क्या होता है, r स्क्वायर होता है एक्सिस से इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये एक्सिस है, तो एक्सिस से
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ध्यान से देख, एक्स साइन थीटा, और आर स्क्वायर बोले तो एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको फटाक से हम इंटीग्रेट करने का कोशिश करते हैं। चलो देखो, कितना आ गया, m बाई एल बाहर निकल जाएगा, और अच्छा साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, तो m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा पूरा बाहर आ गया, m बाई एल और साइन स्क्वायर थीटा पूरा कांस्टेंट आ गया, राइट। और इंटीग्रल क्या बच गया देखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू l, तो अपना i कितना आ जाएगा, i आ जाएगा m, i का वैल्यू आएगा ml स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। ठीक है, बेसिकली मेरे को ये फॉर्मेट सिखाना था, ये ध्यान रखना आप, आपको रटना है तो आप ऐसे रट सकते हैं, रटने के लिए है, कहीं अप्लाई मत कर देना ये सारा। क्या चीज की एल साइन थीटा बोले तो ये वाला कंपोनेंट है सिर्फ, इसका ये वाला कंपोनेंट कट जा रहा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, बस ये रटने के लिए है, रिजल्ट पहले ही बता दे रहा हूं, अप्लाई मत कर लगना है प्रिंसिपल। एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, इस रॉड का ये वाला कंपोनेंट का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अलॉन्ग द एक्सिस हो जा रहा है, इसका जो ये कंपोनेंट है दैट इज एल साइन थीटा, और यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके एक रॉड को रख दूं जिसका लेंथ है एल साइन थीटा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखे ना, एम एल स्क्वायर बाई 3, और एल स्क्वायर कितना है, एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 के फॉर्मेट में आ रहा है, जो पहले पढ़ चुके हैं, पर इसका कंपोनेंट वाइज ऐसे करके हमेशा मत लेना, रटने के लिए है वो सिर्फ। ठीक है, ये वाला देखो फटक से कैसे करके करेंगे, इसका लैम्डा वेरी कर रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ मास में कराया था, सिंपल है, नहीं भी कराया तो टेंशन मतलब कर सकते हैं आप, क्वेश्चन डी है ना। हाँ देखो क्या करेंगे हम, मेरे को तो फॉर्मूला ही पता है ना, डी आई का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, डीएम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डीएम कैसे लेंगे, जब एक्स पे जाएंगे तो यहाँ पे डीएम कैसे लेंगे, लैम्डा डी एक्स, ये डीएम है राइट, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, लैम्डा वेरी कर रहा है ना, एक्स पे जा करके जो लैम्डा है वो लेंगे लैम्डा एक्स इंटू लेंथ, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेसिकली इस केस में एक्स स्क्वायर, लैम्डा का वैल्यू है 2x, तो 2x और ये एक्स स्क्वायर, तो 2x क्यूब, इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू लेंथ 10 मीटर, बाप रे बड़ा ले लिया, x का पावर 4/4, ठीक है, यही आ रहा है ना, x का पावर 4/4 दैट इज 10 का पावर 4/4 दैट 1/2 इंटू 10,000 दैट इज 5,000। ठीक, तो अब आपको सारा केसेस करा लिया, एक तो रॉड के एंड पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 होता है, आपको याद रहना चाहिए ये रिजल्ट 100%, अभी से याद कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे कि रॉड के एंड पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 रहता है, सेंटर वाला लाइन के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 रहता है। अगर मैं रॉड को एंगल पे ले लूं तो इसका ये वाला कंपोनेंट लेते हैं, इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर है वो, क्योंकि एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट लेंगे वो जीरो हो जाएगा। जैसे सिंपल सा डिस्क्रीट वाले सिस्टम में ही अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता ये वाला, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे करके डिस्टेंस दिया है 1 मीटर एंड इसका मास है 2 kg, अनदर बॉल यहीं पे रख दिया सपोज 4 kg, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा सिस्टम का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा देख, एम आर स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर, और इसका एक्सिस पे ही तो रखा हुआ है, एक्सिस पे ही रखा हुआ है तो उसको घुमाने के लिए थोड़ी कोई एफर्ट चाहिए, अरे एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं ना, एक्सिस पे ही रख दिए तो घुमाएंगे कैसे, देयरफॉर एम आर स्क्वायर, आर ही नहीं आर जीरो है, एम आर स्क्वायर वो जीरो, तो आई बेसिकली 2 kg मीटर स्क्वायर, तो अगर एक्सिस पे ही कोई चीज रखा हो तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो एक्सटेंडेड बॉडी केस में सारा एग्जांपल ले लिया, वेरिएबल मास का भी ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं, देख हाँ सेकंड आता है रिंग पे डिस्कशन करते हैं। देखो अच्छा रिंग भी बोलते हैं इसको, कभी कभी हुप बोलते हैं, आपको याद रहना चाहिए। अब ये क्यों आपको ये वर्ड्स याद रखना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में दे देता है कभी कोई, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन हुप, मेरे को पता ही नहीं है कि हुप क्या, तो बताएं कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसका, तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि जो रिंग होता है उसी को हुप कहते हैं, बहुत पतला रिंग है,
इतना मोटा नहीं है जितना दिख रहा है, बहुत ही पतला है, ठीक है, चूड़ी टाइप का। इसका ये वाला एक्सिस के अबाउट बताना है। कौन सा एक्सिस? ये, मतलब ये वाला अपना एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। जेड के अबाउट बताना है आपको, आई अबाउट जेड। जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो बताना है। इसका मास दे दिया है m और रेडियस है r। मास दे दिया है m और रेडियस है r, ठीक है। चलो आप खुद से एक बार ट्राई करो, फिर देखना स्क्रीन की तरफ। अगर हम ध्यान से समझें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड बॉडी है, डीएम आर स्क्वायर होगा, राइट। अगर हम ध्यान से समझे, कोई भी अगर हम एक मास उठाएं, छोटा सा कोई भी मास उठा लें डीएम, इसका इस एक्सिस से दूरी कितना है? एक्सिस ऐसे करके, कंफ्यूज नहीं होना, एक्सिस ऐसा है, तो ये छोटू सा मास, इसका एक्सिस से दूरी कितना है? परपेंडिकुलर, रेडियस। अच्छा, डीएम यहां पे लेते तो, अगर यहां कोई मास ले ले तो इसका इस एक्सिस से दूरी कितना है? आर। अरे मतलब आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, कोई भी मास कहीं भी उठा लो इस रिंग पे, हमेशा उसका दूरी कितना है? आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर निकाल लो, बचा इंटीग्रल डीएम। इंटीग्रल डीएम बोले तो कितना आएगा? डीएम का इंटीग्रल मतलब पूरा मास, दैट इज एम, बाहर आ जाएगा। तो आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट दिस एक्सिस इज एम आर स्क्वायर। बस सिंपल कॉमन सेंस समझ में आता है कि कोई भी जो अगर यहाँ पे मतलब इसका पूरा जो मास लोकेटेड है वो उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली आर डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है, पूरा का पूरा मास। देयरफॉर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट बोल सकते हैं मास इनटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो यहाँ पे कुछ भी एम है, ये एम छोटे छोटे पोर्शन से बना हुआ है ना। एम किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पोर्शन से। उन सभी पोर्शंस का जो दूरी है उस एक्सिस से वो सेम है आर, इसलिए एम को बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर बच गया, ठीक। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो मैंने कहा आपको, ये एम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? सपोज ये था केस वन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड में आपको कहता हूं, कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे करके है, सपोज कि लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा केजी पर मीटर। मतलब उसका उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये मैं समझा दे रहा हूं फटाक से, देखो। मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन अब कांस्टेंट नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। पहले कैसे करके था? कोई भी एक मतलब कहीं से भी सपोज 1 सेंटीमीटर का रिंग तोड़ लो, यहां से 1 सेंटीमीटर का रिंग तोड़ लो, यहां से तोड़ लो, यहां से तोड़ लो, उसका मास सेम आएगा। पर अब मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी कर रहा है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा। कैसे वेरी कर रहा है रे? थीटा पे भी जाके, अगर थीटा पे जा करके एक डी थीटा लोगे तो इसका जो मास डेंसिटी है वो है लैम्डा नॉट साइन थीटा। थीटा पे जा करके जो लेंगे उसका ये डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रहा है ऐसे करके। मतलब यहाँ पे अगर थीटा चेंज करोगे ना, यहाँ से ऐसे करके कुछ और ले लोगे एंगल, तो लैम्डा कुछ और हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ और मास हो जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में दे दे टोटल मास आपको एम दिया हुआ है, टेंशन नहीं, टोटल मास एम दे दिया है, रेडियस आर दिया है, पर बोला इंटरनली इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे करके, इंटरनली इसका रिंग का इंटरनली मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके है। तो उस केस में आई अबाउट जेड कितना होगा? उस केस में आई अबाउट जेड कितना होगा? अरे उतना ही हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, उतना ही होगा ना। अरे मान लो, सबसे पहले तो देखो, थीटा बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो यहां से क्या हो रहा है? मास का मतलब मास बढ़ रहा है, धीरे धीरे भारी होता जाएगा रिंग यहां तक। यहां से अगर बढ़ाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, उसको हटाओ, आप कैलकुलेट कर लो। अगर यहां से मैं बताता हूं, चलो, अगर और थीटा को 90 डिग्री से बढ़ाएंगे तो बेसिकली अपन क्या लिखेंगे? देख, लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? लैम्डा नॉट साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है रे? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। मतलब अब अगर हम थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे, थीटा को बढ़ा ही रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा नहीं, मतलब यहां से फिर थीटा लेंगे, ठीक है। साइन, अगर ये एंगल ऑप्ट्यूस हो गया तो मैं कह रहा हूं यहां से थीटा पकड़ लो और एंगल को लिख देते हैं 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और थीटा बढ़ाएंगे अगर अब तो ये वैल्यू घटेगा, इसका मतलब यहां से यहां तक मास घट रहा है इस टाइप से। पर प्रॉब्लम क्या है इस डेटा में? यहाँ पे जाएंगे तो नेगेटिव ही आ जाएगा मास, वहां पे जाएंगे तो मास नेगेटिव आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं लैम्डा नॉट ऐसे करके दिया हुआ है, लैम्डा नॉट साइन थीटा का मॉड है। खैर उसे हमको दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली मास बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर यहाँ से बढ़ेगा फिर यहाँ घटेगा, ऐसा होगा। आप कैलकुलेट मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, बट द पॉइंट एसेंशियली इज वैसा अगर रहा भी तो भी जो सारा मास है वो तो लोकेटेड आर दूरी पे ही है ना सेंटर से, तो हमको टेंशन नहीं है मास डिस्ट्रीब्यूशन का। क्योंकि अगर हम फिर से डी आई निकालेंगे तो आर स्क्वायर ही तो बाहर आ गया, अंदर में डीएम बच्चा, और टोटल मास तो मेरे को दे दिया एम, तो बस टेंशन ही नहीं है, सीधे एम आर स्क्वायर, बस सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। मास बाहर ये आर स्क्वायर बाहर निकल के अंदर में बचा डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन तो दिया हुआ है मास, सो देयरफॉर नो प्रॉब्लम। सो आई होप रिंग का क्लियर है आपको, ठीक। रिंग का क्लियर है तो हम फटाक से डिस्क पे आ जाते हैं।
तो रिंग के केस में आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक प्रॉपर फीलिंग आना चाहिए कि अगर बॉडीज इक्वी डिस्टेंट है एक्सिस से तो सीधे सीधे डायरेक्ट एम आर स्क्वायर कर देने का है। अगर बॉडीज इक्वी डिस्टेंट है तो सीधे सीधे एम आर स्क्वायर कर देने का है। और अगर आपको वो वाला चीज, अगर आपको एक सेकंड, तो अगर रिंग का आपको समझ में आया, ठीक है, तो आप मेरे को बता दो तो हॉलो सिलेंडर का कितना होगा। हॉलो सिलेंडर है मतलब अंदर में कुछ है नहीं, खाली है अंदर में। इसका रेडियस आर, मास एम, और इस एक्सिस के अबाउट, बार बार कह रहा हूं एक्सिस इंपॉर्टेंट है, इस एक्सिस के अबाउट कुछ और हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा ये पूछ रहा हूं आपसे। हॉलो सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा फटाक से बोलो। अगर ध्यान से देखो, ये जो हॉलो सिलेंडर है ये किसका बना हुआ है, कई सारे रिंग्स का, कई सारे रिंग्स का ही बना हुआ है ना, ऐसे से करके, एक रिंग अपना ऐसे करके, दूसरा रिंग ऐसे करके कई सारे रिंग्स से बना हुआ है, राइट। और इस सिलेंडर पे भी चूंकि कई सारे रिंग से बना हुआ है, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, मान लो dm1r², इसका रेडियस r दिया है, तो ये जो रिंग है इस एक्सिस के अबाउट, इस रिंग का, ये वाले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, dm1r², ये वाले रिंग का कितना हो जाएगा, dm2r²। समझ में आ रहा है आपको। तो मान लो ये एक एक्सिस है, ये एक रिंग है और ये भी एक रिंग है, इसका मास है m, रेडियस है r1², सेंटर के अबाउट है, और इसका मास है m, और इसका रेडियस मान लो, इसका भी रेडियस मान लो, चलो r² मान लो, दोनों का r², ठीक है। तो इसका मैं बोला इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा क्वांटिटी, इट्स स्केलर क्वांटिटी, सो आई कैन ऐड i1 प्लस i2, वेक्टर नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं, इट्स नॉट अ वेक्टर, इट्स स्केलर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, यू कैन सिंपली ऐड, नो प्रॉब्लम। तो सिंपल ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, इसका mr² और इसका भी रिंग है ये, बेसिकली दीज टू आर रिंग्स, सो ऊपर वाले का भी mr², नीचे का भी mr², तो टोटल 2mr²। लाइक दैट ये एक्सिस है, कई सारे रिंग्स का बना हुआ है, तो समेशन ऑफ ऑल द रिंग्स, समेशन ऑफ ऑल द रिंग्स, एक r² बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल फिर से dm बचेगा, दैट इज अगेन mr²। हम ऐसे भी समझ सकते थे कि ये जो हॉलो सिलेंडर है ना, हॉलो पाइप, वो कई सारे रिंग्स से बना हुआ है, तो रिंग का क्या होता है mr², तो इसका भी mr² ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, मैं जो कह रहा हूं कि एक जो हॉलो सिलेंडर है ये किससे बना हुआ है, कई सारे छोटे छोटे रिंग्स से ही बना हुआ है, सिमेट्रिकली केप्ट, दोज रिंग्स आर सिमेट्रिकली केप्ट अबाउट द मेन एक्सिस। सारे के सारे रिंग्स को हम ऐसे स्टॉक कर देंगे अगर, तो सारे रिंग का mr², तो mr² करते करते पूरा सिलेंडर बन गया, तो पूरा सिलेंडर का भी कितना mr², कैपिटल mr², अगर सिलेंडर का मास m दिया हुआ है तो बस वही चीज हम ऐसे करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो एक्यूमुलेशन वाला जो मैं आपको बताया फैक्ट, ये आगे बहुत काम में आएगा अपना, ठीक है। तो ये हो गया अपना हॉलो सिलेंडर। चलो अब आते हैं डिस्क पे, फटाफट देखो, अब आते हैं हम डिस्क पे। चलिए देखिए, फर्स्ट सिंपल सा ऐसा करके एक डिस्क है, ये वही अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। मैं आपको पूछ रहा हूं जेड एक्सिस के अबाउट बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जेड एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ध्यान से देख लो, प्रूफ करके बता रहा हूं मैं आपको, सारे का प्रूफ नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ का बताऊंगा। डिस्क है, मास एम, रेडियस आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सटेंडेड बॉडी है, क्या करेंगे dm r², क्योंकि डायरेक्टली तो देख के बता नहीं सकते है ना। अच्छा, dm के लिए क्या करेंगे, ये dm मास के लिए क्या करेंगे हम, dm मास के लिए r पे जा करके छोटा सा कंसिडर करेंगे, एक ऐसे करके पतला सा रिंग, dm कितना लिखेंगे, सिग्मा 2 पाई r dr, ये हो गया dm। r² कितना है, r² सिंपल, क्योंकि ये रिंग है ना, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आपको ये भी करने का जरूरत नहीं है, I इक्वल टू dm r²। I बेसिकली क्या है, इंटीग्रल ऑफ di, डायरेक्ट। di किसका है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग विद इन डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग विद इन डिस्क। तो इसी को इंटीग्रेट करते 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 पूरा डिस्क मिल जाएगा, रिंग को इंटीग्रेट करते करते पूरा डिस्क मिल जाएगा। मान लो मेरे को कल को बोले कि मेरे को स्फेयर का निकालना है, मान लो मेरे को सॉलिड स्फेयर का निकालना है अबाउट जेड एक्सिस, अगेन लाइक दिस,
तो मैं अगर मेरे को होलोस्फेयर का पता है तो मैं होलोस्फेयर के लिए ऐसे करके ले लूंगा, उस होलोस्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको इंटीग्रेट करके मैं किसका निकाल लूंगा, सॉलिड स्फेयर का। होलोस्फेयर का इंटीग्रेट करके किसका निकाल लूंगा, सॉलिड स्फेयर का। बिल्कुल 100% ऐसा कर सकते हैं आप। अगर आपको वो एलिमेंट पता है जिसको इंटीग्रेट करते करते आप एक बड़े एलिमेंट का निकाल लो, तब छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट करके बड़े वाले का निकाल सकते हैं। 100% ऐसा आप कर सकते हैं। तो वैसे ही यहां पे कर लो। इसका कितना है, इस रिंग का डायरेक्ट लिख दो, कितना है एम आर स्क्वायर, एम कितना है इतना, उस रिंग के लिए। उस रिंग का एम निकालने में झमेला है तो अलग बात है, क्या करेंगे, पर एम आर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, वही लिखा हमने। ये क्या जगह देख, सिग्मा 2 पाई आर क्यूब, आर वेरी कर रहा है 0 to r, तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन है आर का पावर 4/4, और ये सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर का पावर 4/4। ये आर स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 आई अबाउट जेड। याद रहना चाहिए आपको कि डिस्क का ये वाले एक्सिस के अबाउट कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क का एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये नहीं पता हमको अभी, ये हमको नहीं पता। वाई एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ये एक्सिस के अबाउट कितना होगा नहीं पता, पर ये एक्सिस के अबाउट कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, ये मेरे को पता है। क्लियर है क्या पता है और क्या नहीं पता है, वो जानेंगे बाद में। अभी फिलहाल एम आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया अपना डिस्क का। ठीक है, यही डिस्क को अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दूं कि इसका सपोज सिग्मा वेरी कर रहा है, सिग्मा नॉट आर ऐसे करके वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अब मास नहीं दिया हुआ है, खाली आर दिया हुआ है, रेडियस और सिग्मा वैसे करके वेरी कर रहा है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताएंगे, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग, सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे, नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए जैसे पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही। इंटीग्रल ऑफ डी एम आर स्क्वायर करेंगे तो आर पे जा करके इसका जब मास लिखेंगे तो यहाँ का सिग्मा, मतलब यहाँ का सिग्मा कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सिग्मा कितना है आर पे, सिग्मा नॉट आर, सिग्मा इंटू उसका एरिया, एरिया कितना होगा 2 पाई आर डी आर, ये हो गया डीएम, ये पूरा हो गया बेटा डीएम, सिग्मा इंटू एरिया डीएम इंटू आर स्क्वायर। बस सिंपल, यही आप इंटीग्रल करना है। 2 पाई सिग्मा नॉट आर का पावर 4, दैट इज आर का पावर 5/5 kg मीटर स्क्वायर। बस वैसे करके, अब वो वेरी करा देगा तो वो भी कर सकते हैं। तो डिस्क का आई होप 100% क्लियर है, पर ये रिजल्ट याद रखना, वो सब रटने की जरूरत नहीं है, पर ये रिजल्ट आपको ढंग से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए डिस्क वाला अगर क्लियर हो गया अपना, डिस्क में तो मेरे को और कुछ नहीं बताना था। हाँ एक चीज, चलो डिस्क का क्लियर हो गया तो तीसरा पे आते हैं हम लोग, सॉलिड सिलेंडर। खुद से बता दो फटाक से कितना होगा सॉलिड सिलेंडर का, कितना होगा मैं कह देता हूं आपको। मास एम इसका ले लो, रेडियस आर ले लो, हाइट भी लेना है एच ले लो। सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना होगा। ये है रेडियस आर और ये हाइट, जो भी हाइट नहीं दिया, चलो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, लेट मी आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। मास एम दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, कितना होगा सॉलिड सिलेंडर का, खुद से बताओ, सोच के बताओ। जैसे रिंग का था एम आर स्क्वायर, तो कई सारे रिंग्स के कॉम्बिनेशन से एक हॉलो सिलेंडर बन जाता था। तो हॉलो सिलेंडर का भी अगर मास आपको एम दिया हुआ है, अगर आपको मास एम दिया हुआ है तो फॉर्मेट सेम रहता था, एम आर स्क्वायर बोलते थे हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर। उसी तरह से यहां पे मैं ये इमेजिन करो कि ये सॉलिड डिस्क है, सॉरी सॉलिड सिलेंडर है। जो सॉलिड सिलेंडर किसका बना हुआ है, कई सारे डिस्क का, कई सारे डिस्क का। मतलब मान लो एक डिस्क मैंने रखा ऐसे करके, एक डिस्क रखा और इस एक्सिस के अबाउट मेरे को चाहिए, इसको मिटा दे रहा हूं, कंफ्यूजन हो रहा है। सपोज इस एक्सिस के अबाउट, सपोज आर रेडियस का एक डिस्क रखा, इसका मास हो गया dm1, इसके ऊपर ही दूसरा डिस्क भी रख दिया, इसके ऊपर ही तीसरा डिस्क, इसके ऊपर चौथा डिस्क, उसके ऊपर पांचवा डिस्क, उसके ऊपर छठा, ऐसे करके कई सारे अगर डिस्क रख दिए तो क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट सिलेंडर मिलेगा। अच्छा, सबसे नीचे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, dmr1 स्क्वायर प्लस dmr स्क्वायर, उसके ऊपर जो डिस्क रखे उसका कितना, dmr स्क्वायर। सेम टाइप ऑफ डिस्क अगर हम रखते जाएं तो सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। उसी का समेशन ही तो होगा ना टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी बताया था, आप ऐड कर सकते हो बिल्कुल, वेक्टर एडिशन नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं। और ये देख आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल डीएम बचेगा, सॉरी
एम आर स्क्वायर बाई टू। डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू होता है ना। अरे अगर मैंने डीएम मास का यहाँ पे डिस्क रख दिया, इसका रेडियस आर, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू, सॉरी, तो इसका सबका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का भी क्या हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि कई सारे डिस्क कोई तो रख के बनता है वैसे करके। तो ये फीलिंग आना आपको अब जरूरी है कि कैसे हम करके कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आसानी होगा अपना काम, किसी किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखने में काफी हेल्प होगा, एंड वैसा क्वेश्चन भी पूछता है कई बार। सॉलिड सिलेंडर अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं फटाक से, अपने आप लोग कॉपी में बना लें और हेडिंग डाल लो हॉलोस्फेयर। तो हॉलोस्फेयर का प्रूफ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मिलता भी नहीं है, और उससे हम लोग थोड़ा मैथ्स भी सीख लेंगे। हेडिंग डाल लो हॉलोस्फेयर, शायद 6th वाला है। चलो मान लो दिस इज अ हॉलोस्फेयर, फिर से अपना दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मेरे को जेड एक्सिस के अबाउट बताना है कि आई अबाउट जेड कितना होगा। हॉलोस्फेयर के केस में कैसे करके करते थे आपको याद है, सेंटर ऑफ मास में क्या किए थे, सेंटर ऑफ मास में हॉलो हेमिस्फीयर था ऑफ कोर्स, क्योंकि हॉलोस्फीयर का तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे लाई करेगा। एलिमेंट कैसे लेते थे याद है, हॉलोस्फीयर अंदर में खोखला है, मतलब क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बोर्ड, टेनिस वाला बॉल, अंदर में खोखला रहता है ना, उस टाइप का है ये। अंदर में कुछ हवा, खाली हवा अंदर में, एयर, अंदर कुछ नहीं है। एलिमेंट ऐसे करके लेंगे, चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये अपना हॉलोस्फीयर है, एलिमेंट ऐसा करके लेंगे, हॉलोस्फीयर है तो एलिमेंट ऐसा करके लेंगे। ऊपर से देखने से एक रिंग टाइप का दिखेगा, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, एक रिंग, इसको हटा दे रहा हूं कंफ्यूजन होगा वरना, सिर्फ ये लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर। तो जब हम ऊपर से देखें, जब हम ऊपर से देखेंगे तो मेरे को ये कैसा दिखाई देगा, एक अगर ऊपर से देखे तो एक रिंग टाइप का दिखाई देगा, एक रिंग टाइप का दिखाई देगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे करके निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल सा बात है राइट। अभी वही समझाया था आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है, सबको ऐड कर दो अलग अलग, तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये रिंग है बेसिकली। आपको एक हॉलो स्फेयर कैसे मिलेगा, कई सारे रिंग्स ऑफ डिफरेंट रेडियस को कंबाइन करके, एक रिंग ऐसे करके रख दिए, उसके उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा बड़ा रिंग रखे, उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, फिर छोटा करते गए, छोटा करते गए, कैसा करके बेसिकली क्या मिल जाएगा, एक पूरा हॉलो स्फेयर मिल जाएगा कई सारे रिंग्स के कॉम्बिनेशन से। तो अगर थीटा पे जा करके डी थीटा विड्थ का, हाँ ऐसे करके एलिमेंट लें, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मेरे को पता है एम आर स्क्वायर होगा। ये बेसिकली क्या है रे, रिंग, रिंग का क्या होता है एम आर स्क्वायर। अच्छा एम कितना है, डीएम, इसका मान लेते हैं सिग्मा। मास आपको हॉलोस्फेयर का दे दिया है एम आर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एम आर दे दिया है, फिर भी हम सिग्मा पकड़ता हूं क्योंकि हमको करने में आसानी होता है। एम और आर दे दिया उसका, डीएम क्या लिखेंगे देख, सिग्मा इंटू इसका एरिया। अच्छा इसका एरिया कैसे करके लिखेंगे, इसका एरिया कितना है, सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय ये छोटू सा थिकनेस, सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय छोटू सा, सरकमफरेंस कितना 2 पाई आर। अच्छा ये आर कितना है रे, आर कॉस थीटा, अगर ध्यान से देखो आर कॉस थीटा, और थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा ऐसे करो, थीटा वहां से नहीं लेते हैं, थीटा यहां से लेते हैं, थीटा वहां से नहीं, थीटा यहां से लेते हैं, क्यों, क्योंकि बाद में जब थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा कहां से कहां इंटीग्रेट कर देंगे, फ्रॉम 0 टू पाई। ये थीटा लिया ना, यहां से थीटा लिए, तो थीटा का इंटीग्रल कहां से कहां तक आएगा, 0 से पाई, इसलिए थीटा ऐसे करके ले लेते हैं तो आसानी पड़ेगा अपने को। तो सिग्मा इंटू सरकमफरेंस के लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई आर डी, मैं डीएम अलग लिख ले रहा हूं देख, डीएम क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया क्या होगा बेसिकली 2 पाई आर डी आर। अब ये आर कितना है छोटू सा, आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर साइन थीटा सरकमफरेंस हो गया, और वेट कितना उसका आर डी थीटा। क्लियर है ना ये चीज, क्लियर है डीएम। अच्छा डीएम तो हमने लिख दिया, तो ये डीएम, और आर स्क्वायर, ये आर क्या है, एक्सिस से उसका दूरी, मतलब या फिर यह हमने रिंग कंसिडर किया तो उस रिंग का रेडियस है, इस रिंग का रेडियस कितना है, आर साइन थीटा, उसका स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए फटक से देखो कितना आया,
आर स्क्वायर आर 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 का पावर 4 सिग्मा 2 पाई आर का पावर 4 सिग्मा 2 पाई आर पावर 4 क्या बचा साइन क्यूब डी थीटा अंदर में साइन क्यूब डी थीटा का इंटीग्रेशन इतना ही बचा ना और तो कुछ नहीं बचा ठीक। अब साइन क्यूब अच्छा थीटा कहां से कहां तक 0 से लेकर के पाई। अब इसका इंटीग्रेशन में दिखाता हूं कैसे करना है आपको अलग से। इधर देखो फटाक से अगर आपको दे साइन क्यूब थीटा डी थीटा ये पार्ट आप स्किप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यू कैन स्किप दिस सेक्शन ऑल टुगेदर बस रिजल्ट याद रख लेना जो आएगा इफ यू वांट यू कैन सी इट्स नॉट नीडेड। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन ऐसे करके लिख सकते हैं। कॉस थीटा को टी पकड़ लो दोनों से डिफरेंशिएट कर दो माइनस साइन थीटा with respect to t if I differentiate तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल टू 1 डी टी को उधर ले गए तो इतना आ गया। क्लियर है वो चीज आई होप क्लियर है। सो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा के बदले साइन थीटा डी थीटा के बदले क्या लिखते हैं माइनस डी टी और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस डी टी का इंटीग्रेशन। अच्छा लिमिट चेंज हो जाएगा यहाँ पे था लिमिट 0 से पाई अब डी थीटा से डी टी चेंज हुआ तो थीटा जब जीरो है तो टी का वैल्यू का क्या है थीटा जब 0 है तो टी का वैल्यू क्या है करस्पॉन्डिंगली ध्यान से देखो 1 और जब थीटा का वैल्यू पाई है तो टी का वैल्यू कितना है -1 ये लिमिट क्योंकि पहले डी थीटा था तो 0 से पाई वेरी कर रहा था ना रे अब तो डी टी लिख दिया तो टी का लिमिट डालेंगे ना तो थीटा जब 0 था तो करस्पॉन्डिंगली टी कितना है 1 और पाई पे -1 तो 1 पाई पे -1 ठीक है। अब देख आपने पता नहीं सीखा है कि नहीं यहां माइनस रहता है इसको साइन चेंज कर सकते हैं पता है देखिए माइनस डी टी है ना तो इसको आप ऊपर प्लस लिमिट चेंज कर लो इसको प्लस कर सकते हैं आप ये क्या आ जाएगा टी माइनस टी क्यूब बाई 3 1 से -1 ये क्या आ गया 2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 2/3 या आया 4/3 अपना तो उसका इंटीग ये वैल्यू ही वही है 4/3 यहाँ पे पुट कर दो 4/3 और सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो मास पर यूनिट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर का पावर 4 इंटू या 4/3 ये कितना आ गया 2mr²/3 तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर आपको ये रिजल्ट याद रखना ये याद रखो चाहे नहीं रखो ये मैं क्यों बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है कुछ प्रूफ बताना इंपॉर्टेंट है कहीं कहीं बता देना इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दिया 2mr²/3 ऑफ अ हॉलो स्फीयर एज इट इज आपको हटाया हुआ रहना चाहिए प्रूफ वॉज जस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर प्रैक्टिस दैट्स इट। नाउ लेट अस कम टू सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का प्रूफ मैंने बताने वाला आपको और सॉलिड स्फीयर ही क्यों अब मैं सब कुछ डायरेक्टली एक ही टेबल में लिख रहा हूं जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए जैसे सेंटर ऑफ मास में याद था वो लिख बस टेबल बनाने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं देखो हॉलो स्फीयर का 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर का कितना होता है अब इसका प्रूफ नहीं करूंगा आपको याद रहना चाहिए सॉलिड स्फीयर अंदर में मास है और इस एक्सिस के अबाउट समझ रहे हो फिर से ये एक्स है और अपना ये वाई है ये एक्स है और ये वाई है जेड के अबाउट बोल रहा हूं कितना होगा याद रखना है 2/5 mr² एकदम रटाया हुआ रहना चाहिए आपको 2/5 mr²। और भी जो आपको रटना है वो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले हॉलो कोन अगर ये आर दिया हुआ है तो हॉलो कोन का होगा हाफ mr² हॉलो कोन। अगर सॉलिड कोन दिया है तो 3/10 mr²। ये आप पकड़ लो आर होपफुली 3/10 ही है हाँ 3/10 mr² सॉलिड कोन के लिए। एक और चीज छूट रहा है ये यहां बता दूं क्या चलो आई होप समझ जाओगे आप लोग
यहां बता दे रहा हूं, देखो ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट इस एक्सिस के अबाउट, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से पास कर रही है एक्सिस, हर बार एक्सिस ध्यान रखना, ये एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है मैंने, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेट अगर दिया हुआ है, अगर आपको हाइट दिया हुआ है h और ये पूरा लेंथ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, आइसोसेलेस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बेस से मेरे को मतलब नहीं है। ट्रायंगुलर प्लेट का आता है mh²/6 अबाउट दिस एक्सिस। ये बेस कितना बड़ा हो उसे मतलब नहीं, आइसोसेलेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे भी ट्रायंगल रहे, स्केलिन ट्रायंगल, mh²/6 ही आएगा, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा ट्रायंगुलर प्लेट का क्या चीज, ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। mh²/6, सॉलिड कोन का याद रखना 3/10 mr², होलो कोन का ½ mr², सॉलिड स्फीयर का उतना। अब जो आपको रटना है फटाफट देख लो, इसके अबाउट कितना था, मास m लेंथ l है, मास m लेंथ l है, तो आपको याद रखना है ml²/3। दूसरा क्या रट्टा मारना है आपको कि इसके अबाउट कितना है, ml²/12, वो सब रॉड्स था, रिंग या हुप, इसका इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है mr²। देखो इस एक्सिस के अबाउट कुछ और आ जाएगा, अगर मैं इसको x पकड़ लूं और इसको y पकड़ लूं, x और y के अबाउट कुछ और आ जाएगा, इसलिए लिख दिया हूं z के ही अबाउट, याद रखना इस एक्सिस के अबाउट ये है, ठीक है। उसके बाद बात की हम एक डिस्क का, तो ये है अपना डिस्क, मास m और रेडियस r, और ये वाले एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा फिर से डिस्क का, आपको याद रहना चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के ये सब, ताकि अपना रिवीजन हो जाए एक बार। डिस्क के अबाउट आना चाहिए ½ mr², डिस्क का बाकी सारा केसेस भी बता दिया था मैं। अच्छा और देखो हॉलो, हॉलो सिलेंडर नहीं लिखा क्या, ठीक, हॉलो सिलेंडर का कितना होता है, हॉलो सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट, हॉलो सिलेंडर का होता है कितना सिर्फ mr², अगर m दिया हुआ है इसका और रेडियस r दिया हुआ है, तो सॉलिड सिलेंडर का कितना हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट ½ mr², अगर m दिया है रेडियस r दिया है तो सॉलिड सिलेंडर है ये। उसके बाद हॉलोस्फेयर, हॉलोस्फेयर मास m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, तो जो हॉलोस्फेयर है इस हॉलोस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का बात करेंगे तो 2/5 mr², होलो कोन ½ mr², सॉलिड कोन 3/10, ट्रायंगुलर प्लेट mh²/6। ये आपको पूरा डिट्टो एज इट इज याद होना चाहिए, इसको अच्छे से रट लो और फिर फटाक से देखो एक अच्छा चीज बताते हैं। अगर आपको वो वाला सेक्शन समझ में आया कि बॉडीज को कंबाइन करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके जो कंबाइंड बॉडी आता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं, वो वाला चीज अगर आपको समझ में आ गया, ध्यान से देख। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मजा आता है अब कब, जब ये चीज समझ में आ जाए कि कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी से जो फाइनल बॉडी बना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। उससे अगर वो समझ में आता है तो ध्यान से देखो, ट्रायंगुलर प्लेट का अपने को क्लियर हो गया, तो बात करते हैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर प्लेट का। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, मान लो ये लेंथ a और ये विड्थ b, ठीक है। मास दिया हुआ है m, इसका मास आपको दे के रखा है m। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मैं एक्सिस का नाम दे देता हूं ये a, चलो a, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट a कितना होगा, खुद से सोच के बताओ, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देख के बताओ, कैलकुलेट भी कर सकते हो चाहो तो, जैसे बताना है बताओ। कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्या, ऐसे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पहले कैलकुलेट करके बता दूं शॉर्टकट बता दूं, कैलकुलेट करके मैं फटाक से बताता हूं। देखो एक सिर्फ एक तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं, आप क्या करो, पहले मैं शॉर्टकट बताता हूं फिर मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा कि शॉर्टकट का क्या सिग्निफिकेंस है। शॉर्टकट नहीं है, कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल बात ध्यान से देखें, इट्स अ कंसेप्चुअल पॉइंट, ध्यान से देखो। ये जो ट्रायंगुलर प्लेट बना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं, तो ये जो ट्रायंगुलर प्लेट बना, इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इनफाइनाइट थिन रॉड्स लाइक दिस, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है ऑफ लेंथ a, उसी तरह से एक और रॉड ले लो,
भावनाओं को समझो, लाइन स्ट्रेट नहीं हो रहा है। मान लो ये दूसरा रॉड है, इसका भी लेंथ ए, अगर मैं ऐसा इनफाइनाइट रॉड्स ले लूं इस एक्सिस के अबाउट और सबको जोड़ दूं तो क्या ट्रायंगुलर प्लेट बन जाए, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगा? बन जाएगा। अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम एल स्क्वायर बाई 3। देख ये एक्सिस है, ध्यान दो मेरा हाथ एक्सिस है, ये अगर रॉड का मास सपोज मैं कहता हूं डी एम वन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डी एम एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर बाई 3 प्लस कोई दूसरा रॉड अगर ऊपर में है तो उसका एम एल स्क्वायर बाई 3। अरे ऐसा ही सारा रॉड्स को अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए मिल जाएगा कि नहीं? अरे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालते हैं ना, या तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो आप, शॉर्टकट क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो डीएम आर स्क्वायर, पर अगर आपको ऐसा दिख रहा है फिगर में तो ऐसा डायरेक्ट मेंटल हो जाएगा। मेंटली कैसे हो जाएगा कि टोटल अगर ऐसा रॉड जोड़ लें तो एम एल स्क्वायर बाई 3 टाइप से आएगा, उसमें एम क्या है? मास ऑफ द टोटल बॉडी, और एल स्क्वायर बाई 3 आंसर, दिस इज द आंसर, एम स्क्वायर बाई 3 इज द आंसर। कैलकुलेट करके देख लो, डीएम कितना आएगा? डीएम आएगा एक्स पे जा करके ऐसे करके लिए हम छोटा सा dx, तो dm कितना आएगा? मास पर यूनिट एरिया इंटू b dx, b dx ये आ गया मास, और r स्क्वायर कितना आएगा? x स्क्वायर इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू a, तो ये कितना आ गया? m बाई a x स्क्वायर, dx कहां गया? b dx, सॉरी ये है b इंटू डी एक्स, इसका एरिया है ना b dx, इसका एरिया है b dx, तो x स्क्वायर dx, x क्यूब बाई 3 बोले तो a क्यूब बाई 3, ये कितना आ गया? वही आ गया, देख एम स्क्वायर बाई 3। तो देख के बोल सकते थे आप कि चूंकि ये कई सारे इनफाइनाइट रॉड से बने हुए हैं, इस एक्सिस के अबाउट कई सारे इनफाइनाइट रॉड से, एक रॉड का होता है एम स्क्वायर बाई 3, इस एज इस कॉर्नर के अबाउट एम स्क्वायर बाई 3, तो पूरा ट्रायंगुलर प्लेट का भी एम स्क्वायर बाई 3। क्लियर है? अगर आपको ढंग समझ में आया तो बताओ मेरे को। यहीं पे मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, आई अबाउट बी बताओ, ये दूसरा एक्सिस में आपको दे रहा हूं, दूसरे एक्सिस के बाद दूसरे एक्सिस के अबाउट बताना है आपको। सब कुछ सिचुएशन सेम ही है। अब मैं ये पूरा लेंदी कैलकुलेशन वैसा नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको देख के बताना है ये वाला एक्सिस के अबाउट कितना होगा जो सेंटर से पास कर रहा है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर से पास हो रहा है ये बी, आई अबाउट बी कितना होगा बताना है आपको। उसके बाद ये वाले एक्सिस के अबाउट बताओ, ये वाला एक्सिस मान लो सी, ये वाला एक्सिस के अबाउट कितना होगा, और फिर ये वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा बताना है। आई अबाउट बी कितना होगा, ये है बी। अब ध्यान से देखो, कई सारे रॉड्स को ऐसे ऐसे रख दूं तो मेरा रेक्टेंगुलर प्लेट मिल जाएगा, और ऐसे ऐसे रख रहे हैं मतलब एम टोटल मास, एल स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ये वाला एल कितना है, ये ए, लेंथ ए दिया हुआ है, तो एम ए स्क्वायर बाई 12 आंसर, यही आंसर है। मास का ध्यान रखना, ऑफ कोर्स कई सारे अगर हम रॉड्स को ऐसे जोड़ते जाएंगे तो टोटल मास तो कैपिटल एम आएगा ना, और ए स्क्वायर बाई 12 तो वही रहेगा, क्योंकि यही फॉर्मेट में आएगा ना, एम ए स्क्वायर बाई 12 आएगा इस केस में, डी एम वन ए स्क्वायर बाई 12, फिर दूसरा रॉड का डी एम टू ए स्क्वायर बाई 12, सबको समेशन कर देंगे तो ए स्क्वायर बाई 12 बाहर, और सिग्मा एम वन सिग्मा डी एम वन प्लस डी एम टू प्लस डी एम थ्री इस टाइप से उसका एम बाहर आ जाएगा। अच्छा, अबाउट सी बताना है आपको, ये इस एक्सिस के अबाउट, तो ये एक्सिस के अबाउट रॉड्स कैसे रखे हुए हैं, ऐसे, ये एक रॉड, ये दूसरा रॉड, ये तीसरा रॉड, कई सारे रॉड्स ऐसे करके रखे हैं, तो एक रॉड का कितना होगा, एम बी स्क्वायर बाई 3, लेंथ देख, ये एक्सिस है बेटा, ध्यान देना, एक्सिस ये है, इसके अबाउट ऐसे अगर मैंने रॉड रखा, तो ऐसे रॉड रखा तो इसका लेंथ है बी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम बी स्क्वायर बाई 3, इसका भी एम बी स्क्वायर बाई 3, एम बी स्क्वायर बाई 3, मतलब डी एम वन या एम वन बी स्क्वायर बाई 3, एम टू बी स्क्वायर बाई 3, एम थ्री बी स्क्वायर बाई 3, सबका एम समेशन कर दो तो कैपिटल एम बी स्क्वायर बाई 3, रॉड टाइप का है ना, इसीलिए। डी के अबाउट बताओ, डी, अगर डी पे हम ध्यान दें, डी वाले अगर हम एक्सिस पे ध्यान दें और मेरे को रेक्टेंगुलर प्लेट बनाना हो, डी वाले एक्सिस पे ध्यान दें और अगर मेरे को रेक्टेंगुलर प्लेट पूरा कंप्लीट करना हो तो कैसे करेंगे, डी एक्सिस ये वाला है, पूरा रेक्टेंगुलर प्लेट कंप्लीट करना है, डी एक्सिस ये है, कैसे करके कर लें, ऐसे करके कर लें क्या, कई सारे अगर हम ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स करके करेंगे तो पूरा रॉड बन जाएगा,
और डी के अबाउट सिमेट्रिक है, वो भी ध्यान देना, डी के अबाउट सिमेट्रिक भी रहना चाहिए। तो डी के अबाउट सिमेट्रिक पकड़ो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, m1 l स्क्वायर बाई 12, क्योंकि देख ऐसे करके सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, और l कितना है b, तो mb स्क्वायर बाई 12 सेंटर से कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12, l कितना है इस केस में b, तो m1 b स्क्वायर बाई 12, m2 b स्क्वायर बाई 12, सबका सिग्मा कैपिटल M b स्क्वायर बाई 12। ये आपको ढंग से देख के समझ में आना चाहिए। जैसे एक छोटा सा रिंग था, उसी को समेशन करते थे पूरे एक के ऊपर एक रख के, तो क्या आ जाता था कैपिटल M r स्क्वायर। उसी तरह से अगर सॉलिड रहता था, सॉलिड सिलेंडर रहता था, तो एक ये जो डिस्क रहता था उसी का तो समेशन है, इसलिए सॉलिड सिलेंडर का भी हाफ mr स्क्वायर होता था, जो एक इंडिविजुअल एक डिस्क का जो रहता वही उसका भी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। उसी तरह से जैसे कंबाइन करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा क्या एग्जैक्टली बता सकते हैं, उसी तरह से सिमेट्रिकली किसी एक ऑब्जेक्ट से काट के, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो एक डिस्क है, ध्यान से देखो, ये तो मैंने आपको एडिशन बताया, ये मैंने आपको क्या बताया, एडिशंस ऑफ बॉडीज, सब्सट्रैक्शन भी देख लो। मान लो ये एक डिस्क है, आई अबाउट जेड कितना है, हाफ mr स्क्वायर, मैं आपको बोला ये थीटा है, इसका मास आपको दे दिया है m, कोई भी थीटा है वो, कोई भी थीटा है, कोई जरूरी नहीं कितना हो, वो कोई भी थीटा है, मास उसका दे दिया है अगर m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये वाले एक्सिस के अबाउट। आंसर है इसका भी mr स्क्वायर बाई 2 ही होगा, इसका भी कितना होगा सेम, अगर ये रेडियस r दे दिया है तो इसका भी mr स्क्वायर बाई 2 ही होगा। आप चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख लो दैट इफ फ्रॉम अ बॉडी symmetrically a part is cut off, then the moment of inertia of that cut off part will be exactly similar to the moment of inertia of the main body. If from a body a part of the body symmetrically cut, ये symmetrically cut का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि ऐसा करके काट दिए भाई साहब, ये मतलब पिज्जा स्टाइल में काटे इस टाइप से, ऐसे करके और भी काट सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक कट, मतलब अबाउट द एक्सिस इट शुड लुक सिमेट्रिक, ऐसा नहीं कि यहां से डिस्क लिए यहीं से काट दिया ऐसे करके, ये सिमेट्रिक नहीं। सिमेट्रिक मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग, कॉमन सेंस है कि यहां से जाना चाहिए, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक कट। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और जो एंटायर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम आएगा mr स्क्वायर बाई 2 के फॉर्मेट में। तो इस केस में, ये पिज्जा वाले केस में तो आपको क्या दे दिया था, देखो मैं फ्रेश बताता हूं आपको फटाक से, वो पिज्जा वाले केस में पिज्जा का मास दे दिया था आपको m, वो जो पिज्जा टाइप का स्लाइस था ना उसमें आपको मास दे दिया था m, ऐसा बोला m, और ये रेडियस r, तो इसके अबाउट कितना है, तो आंसर है mr स्क्वायर बाई 2। दूसरा सपोज एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, ये डिस्क दिया हुआ है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है, ध्यान सुन लेना क्वेश्चन, ये डिस्क दिया हुआ है, मास m है, रेडियस r है। अब मैं आपको कहता हूं यहां से मैंने ये स्लाइस काट लिया और हटाया, ये जो एंगल है दिस इज पाई बाई 3, वो एंगल है पाई बाई 3, तो बताओ ये जो कट ऑफ पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान समझ लेना प्लीज, ये जो कट ऑफ पोर्शन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल अच्छे से बताना है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आराम से करो फिर देखो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम फॉर्मेट में होगा जो डिस्क का है, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट हाफ mr स्क्वायर पता है डिस्क का, इस एक्सिस के अबाउट इसका भी कितना होना चाहिए, हाफ mr स्क्वायर, पर ये m किसका है, ये m इसका होगा, ये ध्यान में रखना। वहां पे भी जो एग्जांपल मैंने कराया था वहां पे फॉर्मेट सेम रहेगा, हाफ mr स्क्वायर, जैसे कई सारे रॉड्स को मिला के एक रेक्टेंगल बनाते थे, तो रॉड का और रेक्टेंगल का फॉर्मेट सेम आएगा, जैसे ml स्क्वायर बाई 3, तो रेक्टेंगल का भी ml स्क्वायर बाई 3, पर रेक्टेंगल का ml स्क्वायर बाई 3 लिखते टाइम m किसका था, उस पूरे रेक्टेंगल का रहना चाहिए, फॉर्मेट सेम रहेगा पर मास उसका डालना। उसी तरह से यहाँ पे मास किसका डालेंगे, कट ऑफ पोर्शन का, तो ये जो पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 में कितना मास आएगा, देख 2 पाई में m आता है, तो पाई बाई 3 में कितना आएगा, m बाई 6, क्योंकि ये वाला कितना है रे 60 डिग्री है, तो 360 का 1/6 है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं m बाई 6, ये आंसर है mr स्क्वायर बाई 12।
मास चेंज हो गया। ये ध्यान देना कि इनिशियल डिस्क का मास m दिया हुआ था, इसीलिए अगर आपको बोलता कि इसका मास m डैश है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हाफ m डैश r स्क्वायर। इसी फॉर्मेट यही रहेगा सिमेट्रिकली अगर काटा गया है तो। उसी तरह से ये डिस्क है, मान लो सेमी, आपको इसका सेमी डिस्क मतलब क्या बोले, ये एंगल पाई, इसका कितना हो जाएगा अगर मास m दिया है तो, उसका मास m दिया तो कितना हो जाएगा, अरे वही होगा जो डिस्क का है रे, हाफ एम आर स्क्वायर। आपको कोई भी अगर सिमेट्रिकली कट बॉडी देता है, कोई भी सिमेट्रिकली काट के एक बॉडी देता है और आप देख रहे हो कि ये एक कंप्लीट बॉडी का पार्ट है, अगर ये कंप्लीट बॉडी का पार्ट है विच इज सिमेट्रिकली केप्ट अबाउट एन एक्सिस, मतलब जैसे देखो ये जो मेरे को कट पोर्शन दिया, मान लो ये कोई भी एक एंगल है थीटा और इसके अबाउट पूछ रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो है इट्स अ पोर्शन ऑफ एन एंटायर डिस्क। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी से पूरा डिस्क में बना लूं, पर इस टाइप का अगर मैं रखूं तो पूरा डिस्क बन जाएगा ना, इसका मतलब पूरे बॉडी से वो सिमेट्रिकली काटा गया। ऐसा मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरी नहीं समझना कि हाँ इससे इसको जो इसी को जो सपोज फॉर एग्जांपल थीटा आपका 50 डिग्री होता तो 50 डिग्री ऐसा ऐसा करके 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री करके आप पूरा बना लोगे क्या डिस्क, नहीं बनेगा ना। 350 डिग्री तक आएगा, मतलब ऐसा करके 7 पोर्शंस लोगे तो 350 डिग्री आएगा, 10 डिग्री बच जाएगा, 360 डिग्री होता है ना टोटल, 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, अब यहाँ पे 10 डिग्री तो बच जाएगा ना आपका ये। तो ये कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा वो बॉडी कवर होना चाहिए। एसेंशियली द पॉइंट इज, अगर वो बस अगर दिख रहा है आपको कि वैसा है सिमेट्रिक, मतलब पूरा बॉडी अगर बन जाएगा, अगर वैसा हम कुछ लेंगे पूरा बॉडी बेसिकली फ्रेम हो रहा है अगर, तो हाफ एम आर स्क्वायर ही रहेगा। फ्रेम हो रहा है मतलब उस शेप में है, बस देखो कि वो पूरा बॉडी का पार्ट है कि नहीं। पूरा बॉडी का अगर पार्ट है, आपको लग रहा है सिमेट्रिकली काटा गया है, वो एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, वहां से निकला है सिमेट्रिकली, तो बेसिकली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी फॉर्मेट में आएगा जो मेन बॉडी का है। अब उसका मास लिख लेना आप बस ढंग से, दैट्स इट। बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वी हैव रेड डिस्क्रीट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, देन वी आल्सो सॉ कंटीन्यूअस बॉडी से कैसे करके निकालते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट 2 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।